नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने स्वरों का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया था। आज के वीडियो में हम व्यंजनों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने स्वरों का वर्गीकरण एक ही वीडियो में विभिन्न प्रकार से कर दिया था, लेकिन अब व्यंजनों का जो मैं वर्गीकरण करूंगा, जितने भी आधारों पर होगा उन सभी के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बात आपको समझ में आई हो। अब देखते हैं आज हम जो वर्गीकरण करेंगे व्यंजनों का वो है प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न की अगर बात करी जाए तो प्रयत्न का मतलब क्या होता है? कोशिश होता है। अगर आपने मेरा वीडियो वर्णमाला का सामान्य परिचय वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि व्यंजनों को अवरोधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवरोधी। अर्थात जिनका उच्चारण अवरोध से होता है वही क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों को अवरोधी भी कहा जाता है। तो सीधी सी बात है कि स्वरों में हमको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती, व्यंजनों में हमको कोशिश करनी पड़ती है। और प्रयत्न का अर्थ ही है क्या? कोशिश। तो कोशिश के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो हम देखते हैं। चलिए, नंबर 1 पर आता है आपका प्रयत्न के आधार पर नंबर 1 पे आता है स्पर्शी व्यंजन। क्या? स्पर्शी व्यंजन। इसको अगर आप जानते हैं तो स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। जब दो मुख के अवयव, अवयव का मतलब मुख के अंग एक दूसरे से स्पर्श करते हैं तो जिन व्यंजनों का उच्चारण स्पर्श करने से होता है वही क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या हमारी वर्णमाला में 25 है। ठीक है, ये कहां से कहां तक है? ये क से लेकर मां तक है। कहां तक? क से लेकर मां तक है। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। और ये 5 वर्गों में विभाजित हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। बात आपकी यहां तक समझ में आ गई। स्पर्श व्यंजनों को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। तो मेरा जो वो टॉपिक है सामान्य परिचय किसका वर्णमाला का जो सामान्य परिचय है वहां पर आप स्पर्शी व्यंजनों को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर व्यंजन होते हैं संघर्षी। संघर्षी की अगर बात करी जाए तो संघर्ष शब्द से बना है। संघर्ष का अर्थ क्या होता है? संघर्ष का मतलब क्या होता है? संघर्ष का अर्थ होता है विरोध करना। ठीक, अब विरोध करने से उच्चारित जो व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं? संघर्षी कहलाते हैं। समझते हैं कैसे कि जब हम किसी व्यंजन का या इन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो जो हमारे मुख के अवयव हैं एक दूसरे के इतने निकट आ जाते हैं कि वायु को निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है या वायु घर्षण खाती हुई निकलती है, तो वो व्यंजन क्या कहलाते हैं? आपके संघर्षी कहलाते हैं। तो ये संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? श है, श है, सा है और हा है। ठीक, हमारी वर्णमाला के ये 4 व्यंजन संघर्षी होते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए संघर्षी। जैसे संघर्ष करना क्या होता है? जैसे एक बच्चे को आप स्कूल ले जा रहे हो, अगर उसका मन है तो आप उसको सीधे सीधे पकड़ के ले जाओगे आराम से, आपको कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मान के चलो उसका स्कूल में मन नहीं है, आप उसको पकड़ रहे हो तो क्या करोगे? जबरदस्ती खींच के ले जाओगे तो वो क्या करेगा? संघर्ष करेगा, अर्थात विरोध करेगा जाने का। तो विरोध करने से क्या होगा? घर्षण होगा, अर्थात वो घिसटता हुआ जाएगा। तो घर्षण कब होगा? जब संघर्ष होगा। तो बात समझ में आई? एक बार और समझ लीजिए कि संघर्षी व्यंजनों के उच्चारण में मुख के अवयव एक दूसरे के इतने निकट आ जाते हैं कि वायु को निकलने के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। और निकलते समय फिर क्या हो जाता है? घर्षण हो जाता है। और घर्षण होने से वायु गर्म हो जाती है। इसीलिए हम वर्णमाला में इनको ऊष्म व्यंजन भी
के नाम से भी जानते हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई। तीसरे नंबर पर आते हैं आपके स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, ठीक है। स्पर्श संघर्षी अगर देखें तो स्पर्श और संघर्ष से मिलकर बना है, अर्थात वे व्यंजन जो स्पर्श तो हो लेकिन साथ में घर्षण भी उनमें हो या वो संघर्ष भी करे, तो वो व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी। या ऐसे स्पर्श व्यंजन जो संघर्षी भी हो, वो क्या कहलाएंगे? आपके स्पर्श संघर्षी कहलाएंगे। ये हमारी वर्णमाला में चा वर्ग को क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। अर्थात च, छ, ज, झ, इया आपके क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी होते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पर आते हैं। चौथा नंबर है आपका लुंठित या प्रकंपित। ठीक, लुंठित या प्रकंपित। प्रकंपित का अर्थ क्या होता है? कंपन करना। प्रकंपित का अर्थ क्या होता है? कंपन करना। अर्थात हमारी वर्णमाला का वह व्यंजन जिसके उच्चारण में हमारे जीभ में क्या होता है? कंपन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। और लुंठित का अर्थ होता है लुढ़कना, या कहा जाए बेलन की तरह से जीभ को लुढ़काना। इसीलिए इस व्यंजन को लुंठित और प्रकंपित कहा जाता है। वो होता है आपका र। अब र को बोल के देखिए तो र के बोलने में आपकी जीभ क्या कर रही है? कंपन कर रही है और आगे की ओर लुढ़क रही है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लुंठित या प्रकंपित कहा जाता है। इसको एक नाम से और जाना जाता है, कंपन जात। किस नाम से जाना जाता है? कंपन जात। यहां तक आपकी क्लियर हो गया। इसके बाद पांचवें नंबर पर आता है आपका पार्श्विक। ठीक, पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, पार्श्विक में से अगर देखें तो पार्श्व शब्द से बना है। पार्श्व का अर्थ जानते हैं? पार्श्व का अर्थ होता है पीछे से। आपने सुना है फिल्मों में कि पार्श्व गायिका है, वो पार्श्व गायक है, तो पार्श्व का अर्थ पीछे से। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? वो हमारी वर्णमाला में होता है ल। ठीक, तो ला को पार्श्विक क्यों कहा जाता है? वो समझते हैं कि जब ल का उच्चारण किया जाता है तो हमारी जीभ तालु को इस प्रकार से स्पर्श करती है कि वायु के निकलने का मार्ग नहीं रहता, लेकिन वायु को तो कोई रोक नहीं सकता, तो वायु जीभ के पीछे से निकल जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पार्श्विक कहा जाता है। एक बार और समझ लीजिए, ल के उच्चारण में जीभ वायु के मार्ग को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वायु जीभ के पीछे से या साइड से निकल जाती है। इसीलिए ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। यहां तक आपकी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए छठे नंबर पर चलते हैं। छठे नंबर पर है नासिक्य या अनुनासिक। यह बहुत बार पूछा गया परीक्षा में कि हमारी वर्णमाला में नासिक्य व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं। अनुनासिक की अगर बात करी जाए तो अनु माने अनुसरण, नासिक मतलब नाक का। अर्थात वे व्यंजन जो नाक का अनुसरण करते हैं या जिनके उच्चारण में नाक से वायु निकलती है, वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। तो हमारी वर्णमाला के 5 वर्ण या कहा जाए स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन अनुनासिक होता है। तो आपके ये 5 अनुनासिक व्यंजन होते हैं। ठीक है, अंगा, इया, णा, ना और मा, ये 5 क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। बोलकर देख लीजिए, आपकी नाक से वायु निकल कर आएगी। ठीक है, अंगा, इया, णा, ना और मा, इनके उच्चारण में नाक से वायु निकल रही है। चलिए 7वें नंबर पर चलते हैं। 7वां नंबर है उच्छिप्त। उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त की बात करी जाए तो उच्छिप्त होता क्या है? आपने प्रक्षेपण सुना है? प्रक्षेपण, ठीक, प्रक्षेपण सुना है? प्रक्षेपित सुना है? प्रक्षेपित का मतलब वायु यानी कि जो मिसाइलें होती हैं या कहा जाए स्पेसशिप जो होती हैं वो क्या करी जाती हैं?
प्रक्षेपित करी जाती हैं अर्थात फेंकी जाती हैं। प्रक्षेपण का अर्थ फेंकना, और इस उच्छेप का अर्थ, उत्क्षिप्त का अर्थ भी क्या होता है? फेंकना। तो ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो फेंके जाते हैं? भाई हम प्रत्येक व्यंजन को बाहर मुंह से फेंक ही रहे हैं, तो ये कौन से स्पेशल है? तो समझिए उत्क्षिप्त का अर्थ आपने समझ लिया, उत्क्षिप्त का अर्थ है फेंके हुए व्यंजन। तो देखिए हमारी वर्णमाला में दो व्यंजन ऐसे हैं, एक है ड और एक है ढ। असल में इनका ये उच्चारण नहीं है, ड और ढ इनका उच्चारण नहीं है, इनका हम स्वतंत्र उच्चारण नहीं कर सकते। इनके उच्चारण के लिए हमें इनसे पहले कोई ना कोई व्यंजन या स्वर चाहिए होगा, तब हम जाके इनका शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। अब समझिए इनका उच्चारण होता कैसे है। आप अगर देखेंगे हमारी वर्णमाला में एक ड और ढ हमने देखे हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? स्पर्शी व्यंजनों में पाए जाते हैं और ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ट ठ ड ढ ड़। तो वहां पर ये आपने दो देखे और दो ये हैं। अगर मैं इनके उच्चारण स्थान की बात करूं तो इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। क्या है? मूर्धा। इनका भी उच्चारण स्थान मूर्धा है, लेकिन अंतर समझिए कि जब इन ड और ढ का उच्चारण होता है तो जीभ हमारी कहां स्पर्श करती है? मूर्धा को। लेकिन इनके उच्चारण में, इनके उच्छिप्त व्यंजनों के उच्चारण में जब जीभ मूर्धा को स्पर्श करने जा रही होती है तो रास्ते में ही वायु आती है और जीभ को आगे की ओर फेंक देती है, तो इसीलिए इनको फेंके हुए व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। बात आपकी समझ में आई कि इनके उच्चारण में जीभ के मूर्धा से स्पर्श करने से पहले वायु उसको आगे की ओर जीभ को फेंक देती है, इसीलिए क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त कहलाते हैं। इनका आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप अच्छी तरीके से उसको समझेंगे। मैं दोनों का उदाहरण देता हूं। हाँ जी, इसको पढ़िए। क्या लिखा है? पेड़। क्या है? पेड़। ठीक। पेड़ माने क्या होता है? जो आपके जो घर पर, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्री। ठीक। दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है? अंतर दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल। यहां देखिए बिंदी है या बिंदी नहीं है? उच्चारण करके देखो, अभी तो आपको उच्चारण पेड़ पेड़ ही लग रहा होगा, पेड़ पेड़ दोनों का। अब करिए इसका उच्चारण। अंग्रेजी का शब्द पेड, पेड माने क्या होता है? चुकता किया हुआ, चुकाया हुआ, पैसा दिया हुआ। ठीक है। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। ये है पेड़ और ये है पेड। क्या है? पेड। क्या है? पेड। फिर मैंने बोला आपसे पेड। दोनों में अंतर समझ में आया? कि याद रखना है आपको कि जहां पर जीभ आपकी मूर्धा को स्पर्श करेगी वहां तो आपके स्पर्श व्यंजन ड और ढ आएंगे, और जहां आपकी जीभ स्पर्श नहीं करेगी वहां पर आपके उत्क्षिप्त व्यंजन आएंगे। ठीक है। इसके बारे में मैंने अच्छी तरीके से बताया हुआ है, फिर भी आप 2-3 पॉइंट याद रखिए कि इनसे कभी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनका शुद्ध उच्चारण नहीं किया जाता स्वतंत्र रूप से। ठीक है। इनको उच्चारण करने के लिए इनसे पहले या तो एक व्यंजन चाहिए या फिर एक स्वर चाहिए। तो सीधी सी बात है कि अगर इनसे पहले कोई चीज होगी नहीं तो इनका उच्चारण नहीं होगा, तो ये शब्द की शुरुआत में नहीं आएंगे। बात पहली। ठीक है। दूसरी बात, अंग्रेजी के शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होता है। डा और ढा का अंग्रेजी के शब्दों में प्रयोग नहीं होता है। बात क्लियर हो गई? आपने यहां खुद देख लिया, ये पेड़ शब्द किसका है? अंग्रेजी भाषा का है, और ये पेड़ शब्द हमारी हिंदी का है। एक बिंदी ने अर्थ को बदल दिया। पेड़ मतलब ट्री अर्थात वृक्ष, और पेड़ अर्थात चुकता किया हुआ। तो एक बिंदी से खेल बदल रहा है। बात क्लियर हो रही है? और इनको नवीन व्यंजन भी कहा जाता है, हमारी वर्णमाला के नवीन व्यंजन। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा था ये पहले नहीं हुआ करते थे, इनका हिंदी में आगमन बहुत बाद में हुआ है, इसीलिए इनको नवीन व्यंजन भी कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? किसको? उत्क्षिप्त व्यंजन को। बात क्लियर? ठीक। चलिए, इनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है, इसके बारे में मैंने उस वीडियो में बता रखा है। पहली बात तो ये कभी किसी शब्द की शुरुआत में नहीं आते। दूसरी बात ये किसी अंग्रेजी शब्द में नहीं आते। तीसरी बात कि इनका प्रयोग अनुनासिक के बाद में नहीं होता, अनुस्वार के बाद में नहीं होता। जैसे मैं अगर लिखूंगा ठंडा, तो यहां पर आपकी बिंदी अगर लगा दी तो गलत हो जाएगा। ठीक है। इनका प्रयोग कहाँ नहीं होता? अनुस्वार के बाद में नहीं होता। अनुस्वार अर्थात इस बिंदी के बाद में इसका प्रयोग नहीं होता। तीसरी बात,
कि संयुक्त व्यंजनों में इनका प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं लिखूं अड्डा, तो यहां पर भी इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने इनका उच्छिष्ट का प्रयोग कर दिया तो आपका शब्द गलत हो जाएगा, और शुद्ध अशुद्ध में ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। ठीक है, तो बस सीधी सी बात है कि जीभ स्पर्श करेगी तो इन दोनों का उच्चारण है, और जब आपकी जीभ स्पर्श नहीं करेगी तो उच्छिष्ट व्यंजन का उच्चारण है। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें की तरफ। पहले इतना इसको बिगाड़ दूं। हाँ जी, संघर्षी स्पर्श लुंठित पार्श्व नासिक उच्छिप्त, और एक और होते हैं संघर्षहीन सप्रवाह। ठीक है, संघर्षहीन सप्रवाह अर्थात वे व्यंजन जिनके उच्चारण में संघर्ष नहीं होता लेकिन वायु का प्रवाह चलता रहता है, वो क्या कहलाते हैं? संघर्षहीन सप्रवाह कहलाते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 2 है, या और वा। ठीक है, यानी कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में संघर्ष नहीं होता लेकिन वायु प्रवाहित होती रहती है, वो क्या कहलाते हैं? संघर्षहीन सप्रवाह कहलाते हैं। इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। ठीक है, प्रश्न कई बार आ चुका है कि हिंदी में अर्धस्वर कौन कौन से हैं, तो या और वह हैं। संस्कृत में कौन से हैं? संस्कृत में आपके समस्त अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। य व र ल या य र ल व। आप संस्कृत में दोनों ही क्रम ठीक है, अपने यहाँ पर जो क्रम है वो क्या है? य र ल और व का हमारे यहाँ क्रम चलता है। तो याद रखिएगा य और व ही है हिंदी में अर्धस्वर, और इनको संघर्षहीन सप्रवाह भी कहा जाता है। बात आपकी क्लियर हो गई। बेसिकली प्रयत्न के आधार पर यही 8 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है, और इनके बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको और बताऊंगा जो आपको कहीं और नहीं मिली होगी। ठीक है, चलिए स्पर्श संघर्षी वो स्पर्शी व्यंजन आपके कौन से होते हैं? क से मा तक। ठीक है, यहां तक बात आपकी समझ में आ गई थी। अब समझिए, मैंने आपको बताया था कि व्यंजन क्या होते हैं? प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। किससे? प्रयत्न से उच्चारित होते हैं, हमें कोशिश करनी होती है। ठीक है, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? व्यंजन आपके अवरोधी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवरोधी कहलाते हैं। तो अब अवरोध के आधार पर या प्रयत्न के आधार पर अगर हमने इनका वर्गीकरण किया है तो सबसे ज्यादा प्रयत्न किसमें करना पड़ता है और सबसे कम प्रयत्न किसमें करना पड़ता है, वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्रयत्न के आधार पर हमने वर्गीकरण तो कर लिया, लेकिन व्यंजनत्व अगर की बात करी जाए तो व्यंजनत्व का मतलब जिसमें सबसे ज्यादा अवरोध हो। तो सबसे ज्यादा व्यंजनत्व किसमें है? सबसे अधिक व्यंजनत्व जो है वो किसमें होता है? स्पर्शी व्यंजनों में। ठीक है, दूसरे नंबर पर होता है आपका स्पर्श संघर्षियों में। ठीक, तीसरे नंबर पर होता है संघर्षियों में। ठीक, बात समझ में आ रही है? सबसे अधिक व्यंजनत्व किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है स्पर्शी व्यंजनों में। उसके बाद किसमें पाया जाता है? स्पर्श संघर्षी में। तीसरे नंबर पर किसमें पाया जाता है? संघर्षियों में व्यंजन पाया जाता है। और ये जो आपके लुंठित पार्श्विक और ये उच्छिप्त हैं, यहां तक ये कितने, ये आपके लुंठित से लेकर कहां तक? उच्छिप्त तक, ये चारों को एक साथ अर्ध व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध व्यंजन। और ये चौथे नंबर पर आते हैं व्यंजनत्व के मामले में, और 5वें नंबर पर आते हैं स्वर, और 6ठे नंबर पर आते हैं स्वर, और 5वें नंबर पर आते हैं अर्धस्वर। बात समझ में आई? तो प्रयत्न के आधार पर अगर हम इनका वर्गीकरण कर रहे हैं तो प्रयत्न के आधार पर सबसे अधिक प्रयत्न किसमें होता है? स्पर्शी व्यंजनों में। ठीक है, इसको आपने देख लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसका एक क्रम बना देता हूं कि व्यंजनत्व सबसे ज्यादा किसमें होता है। अर्ध व्यंजन याद रखिएगा, अर्ध व्यंजन लुंठित को, पार्श्विक को, नासिक को तथा उच्छिप्त व्यंजनों को बोला जाता है। बात क्लियर हो गई? चलिए मैं इसको बिगाड़ रहा हूं और आपको एक क्रम लिखा दूंगा कि व्यंजनत्व किस तरीके से चलता है। ठीक है,
व्यंजनत्व। ठीक है, व्यंजनत्व सबसे अधिक होता है स्पर्श व्यंजनों में। स्पर्श व्यंजनों के बाद में आता है स्पर्श संघर्षियों में। स्पर्श संघर्षी के बाद संघर्षी यानी कि श, स और ह। इसके बाद अर्ध व्यंजनों में, और अर्ध व्यंजनों के बाद अर्ध स्वर में, और अर्ध स्वर के बाद स्वरों में। ठीक, किसके आधार पर है ये? प्रयत्न के आधार पर। सबसे अधिक प्रयत्न स्पर्श व्यंजनों में, उससे कम प्रयत्न हमें स्पर्श संघर्षियों में करना होता है, उससे कम संघर्ष संघर्षी में होता है, उससे कम अर्ध व्यंजनों में, उससे कम अर्ध स्वर में, और सबसे कम स्वरों में। तो सीधी सी बात है, सबसे कम व्यंजनत्व किसमें है? स्वरों में। अगर पेपर में ये प्रश्न आ गया सबसे कम व्यंजनत्व किसमें पाया जाता है, तो स्वरों में पाया जाता है। ठीक है, अब कहोगे स्वर और व्यंजन तो अलग अलग चीज है। मैं व्यंजन और स्वर की बात अलग कर रहा हूं। जैसे एक स्त्री होता है, एक पुरुष होता है, लेकिन पुरुषों में भी स्त्रीत्व के गुण पाए जाते हैं, तो क्या वो स्त्री हो जाता है? नहीं। पुरुष में स्त्री के गुण, या किसी स्त्री में पुरुषत्व के गुण पाए जाते हैं, थोड़े बहुत मर्दाना टाइप के आदमी औरतें होती हैं, या स्त्री रूप के आदमी होते हैं, तो क्या वो स्त्री पुरुष हो जाती है, पुरुष स्त्री हो जाते हैं? नहीं ना। उसी तरीके से व्यंजनत्व स्वरों में पाया जाता है, लेकिन सबसे कम पाया जाता है, और व्यंजनों में स्वरत्व पाया जाता है, वो सबसे कम पाया जाता है। बात क्लियर हो गई? संभवतः आपको प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे, और अगर हो सका तो घोष या अघोष के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण उसी वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो के लिए कुछ बातें अपनी लिख सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों तक मेरे चैनल को पहुंचाइए, और बताइए कि हिंदी के एक गुरुजी हैं, वो थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ा लेते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको मैं जो भी कुछ पढ़ाऊंगा वो प्रमाणित होगा। और ये कोई मैं अपने हिसाब से, मैं को भाई कुछ भी नहीं, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं प्रमाणित किताबों से पढ़ा रहा हूं, और प्रमाणित किताबों में जो लिखा है मैं वो चीज़ आपको पढ़ा रहा हूं। कोई मैं अपनी तरफ से इसमें कोई चीज़ जोड़कर नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, आशा करता हूं आप मेरे सभी वीडियो को देखेंगे, आगे भी आपका सहयोग मेरे लिए बना रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।